हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इन क्वेश्चंस में से आपके डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच होने वाले हैं एज इट इज़। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कोर फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट इन NADH इज। तो NADH क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ओके, और इसके अंदर जो कोर फंक्शनल यूनिट जो प्रेजेंट रहती है वो होती है डाईहाइड्रोपाइरिडीन, बिकॉज पाइरिडीन नहीं हो सकता, प्यूरिन और पायरिमिडीन तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाइक ये है पायरिडीनियम स्टेट में, NAD प्लस या NADP प्लस स्टेट में रहेगा, तो इसको बोलेंगे पायरिडीनियम स्टेट। और अगर इसमें हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन एड हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन स्टेट। ओके, तो डाईहाइड्रोपाइरिडीन स्टेट क्या होती है? फंक्शनल यूनिट जो NADH के अंदर प्रेजेंट रहती है। सो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The natural primer for reverse transcriptase in RNA tumor viruses is। तो RNA जो ट्यूमर वायरसेस होते हैं उनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है, और उनके अंदर नेचुरल प्राइमर की तरह कौन यूज होगा? जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, DNA से RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और उसके बाद RNA से वापस DNA बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये तो सभी को पता है। उसके बाद उसमें अगर कोई प्राइमर यूज हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में भी प्राइमर तो यूज होगा ना, क्योंकि अगर वहाँ RNA से cDNA बन रहा है तो कोई ना कोई प्राइमर का यूज होगा, और उसमें जो प्राइमर का यूज होता है, प्राइमर की तरह वर्क करता है, वो करता है ट्रांसफर RNA। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one which one among the following is not an intracellular pathogen। तो इन सारे बैक्टीरिया में से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो इंट्रासेल्युलरली पैथोजन नहीं है, बाहर सेल के बाहर अफेक्ट करता है? ओके, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, रिकेट्सिया रिकेट्सी और नाइजीरिया गोनोरी, ये सब क्या है? इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया, सेल के अंदर जाके इन्फेक्शन करते हैं। ओके, काफी सारे इनके अंदर इन्वेड ऐसे मैकेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से ये सेल के अंदर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ऐसा बैक्टीरिया है जो सेल के अंदर इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, अंदर तक नहीं पहुंच सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, ये सारे क्या है? इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, और उसके अलावा इसका जो बैक्टीरियल फैक्टर्स कौन कौन सी, इनकी जो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं, इनका जो सिक्रीटरी सिस्टम है वो कौन सा है, टॉक्सिन कौन सा है, उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स इसके, तो इन इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ द जीनोमिक कंटेंट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म शोड 35% एडेनिन, 22% ग्वानिन, 25% थायमिन एंड 18% साइटोसिन। तो इन सारे परसेंटेज को देख के हमें क्या पता चल गया? द जीनोमिक कंटेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म इज। तो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग अगर ग्वानिन की परसेंटेज साइटोसिन के इक्वल है तो इसका मतलब वहां पे चारगाफ रूल अप्लाई होता है डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे थाइमिन आ रहा है, थाइमिन है, इट मीन्स यहाँ ऑप्शन में से RNA तो एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज RNA के अंदर थाइमिन नहीं रहता है, यूरेसिल रहता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद ग्वानिन का परसेंटेज और साइटोसिन का परसेंटेज मैच नहीं हो रहा है, थाइमिन का परसेंटेज और एडेनिन का परसेंटेज सेम नहीं है, इट मीन्स ये क्या है? एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं हो सकता। अगर ये डबल स्टैंडर्ड DNA होता तो ग्वानिन और साइटोसिन का परसेंटेज सिमिलर होता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में, अगर टेबल के अंदर भी मैसेंजर RNA की स्ट्रैंड दे सकते हैं, DNA की स्ट्रैंड दे सकते हैं, या फिर इस तरह से परसेंटेज देके इसको घुमा फिरा के काफी अलग अलग तरीके से यही सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीबायोटिक दैट अफेक्ट DNA सिंथेसिस इन बैक्टीरिया इज। तो बैक्टीरिया के अंदर DNA सिंथेसिस को जो अफेक्ट करते हैं एंटीबायोटिक, वो होते हैं सिप्रोफ्लेक्सेसिन। ओके, सिप्रोफ्लेक्सेसिन किसको इनिबिट करती है? गायरेज जो एंजाइम होता है उसको इनिबिट करते हैं सिप्रोफ्लेक्सेसिन। ओके, क्लोक्सिसिलिन और ये अलग पेनिसिलिन के टाइप्स हैं, और क्लोरामफेनिकोल तो हमें पता है प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट करता है, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को इनिबिट करता है।
तो सिप्रोफ्लोक्सेसिन फ्लोक्सेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब एक बैक्टीरिया से किसी अनदर बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, और वो किसी न किसी कॉन्जुगेशन पिलाई से होगा, तो वहाँ पे सेक्स पिलाई तो वर्क करेगा, प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो रहा है तो प्लाज्मिड भी यूज आएगा, और एक जो जिस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो जो बैक्टीरिया डोनर की तरह वर्क करेगा उसको एफ पॉजिटिव बोलेंगे, और जो रेसिपिएंट होगा उसको बोलेंगे एफ नेगेटिव। तो ये सारे तो इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज का नाम आता है, ये क्या है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल अगर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। ओके, कॉन्जुगेशन में कौन इन्वॉल्व नहीं होगा, बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है Which one of the following species of Plasmodium is not capable of infecting humans? तो प्लाज्मोडियम की ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं जो ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करती हैं? तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरी। और इसके इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि ये सारी जो स्पीशीज होती हैं कोज करती है, अलग अलग टाइप के मलेरिया कोज करती हैं। ओके, लेकिन इसमें प्लाज्मोडियम बर्गी एक ऐसी स्पीशीज है जो इन्फेक्ट नहीं कर सकती ह्यूमन बींग्स को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इन सारी स्पीशीज से कौन कौन से मलेरिया होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है It has been proposed that mitochondria have evolved from certain bacteria that existed as endosymbiotic organism in early cells. Which of the following statement do not support this theory? तो endosymbiotic theory को कौन सपोर्ट नहीं करता है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इवोल्यूशन हुआ वो प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ, उसको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट सपोर्ट दिस थ्योरी, ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सिमिलरिटीज ऑफ rRNA सीक्वेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसी के बेस पे ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरियल राइबोसोमल फंक्शंस आर इनहिबिटेड बाय द सेम एंटीबायोटिक्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कभी कभार प्लाज्मिड भी प्रेजेंट रह सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल के अंदर तो प्रेजेंट रहता ही। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन F1SO ATPase, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये कोई भी एविडेंस नहीं है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन CSI नेट के अंदर भी पूछा गया है, DBT के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है ए पेशेंट वाज इंजेक्टेड विद ए फ्लूरेसेंट डाई फॉर इमेजिंग the biological half life of the dye is 8 days. Okay, the time at which the 3/4 of the fluorescence dye will be eliminated from the body is, तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, 3/4 of the fluorescence dye will be eliminated from the body is, तो इसमें क्या देखना है हमें, 3/4 अगर वो एलिमिनेट हो गई तो रिमेनिंग कितनी बची हमारे पास, 1/4 उसमें बच गई। तो इस तरह से हम लोग हाफ लाइन निकालेंगे इसकी। तो लाइक यहाँ पे 100% थी। ओके, उसके बाद हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ अगर रिमेन बची है तो कितने दिनों में, हाफ लाइफ यहाँ पे 8 डेज दे रखी है, तो 1/4 रिमेनिंग है, तो 1/4 को बचने में कितना टाइम लगेगा इसमें, 16 डेज। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर मैकेनिज्म ऑफ टर्न ओवर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाय, तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें टर्न ओवर होता है। टर्न ओवर का मतलब जो मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट थे उनका रिप्लेसमेंट होता है, वापस से नए नए मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं, कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, तो उसका किस तरह से रिप्लेसमेंट होगा, एंडोसाइटोसिस से हो सकता है। ओके, डिफ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल टू साइटोप्लाज्म, ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन नहीं होगा वहाँ पे। फिर एक्सक्रीशन ऑफ इंटीग्रल मॉलिक्यूल्स इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर मीडिया, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस ऑफ पैचेज ऑफ मेम्ब्रेन, तो कुछ मेम्ब्रेन का जो पेच होगा वो
इस तरह से वैक्यूल्स, इस तरह वेसाइकल्स फॉर्म करके फिर क्या हो जाएगा, उसका एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following technique can be used to quantify protein protein interaction। तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को देखने के लिए यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हमें पता है इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कितनी ही बार डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, जिसमें सियान फ्लोरेसेंस ट्रांसफर और उसमें येलो फ्लोरेसेंट प्रोटीन दोनों का यूज करते हैं। एक की वेवलेंथ थोड़ी लो होती है, फिर उसके बाद येलो फ्लोरेसेंट प्रोटीन की और ज़्यादा वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहा है उससे हायर वेवलेंथ की वो लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा। और इस तरह से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखा जाता है फोर्स्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर या फिर फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर से। ओके, फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन और साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सब किसके लिए है, डीएनए प्रोटीन के इंटरेक्शन को देखने वाली टेक्निक्स है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन एक्सेप्ट। तो कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन और कोडॉन बायस के बारे में मैंने बताया था। कोडॉन बायस क्या होता है, कुछ ऐसे कोडॉन्स, कुछ ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन्स जिनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है प्रोटीन के अंदर। ओके, तो कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन जैसे UAA, UAG और UAG इस तरह से स्टॉप कोडॉन है तीनों ही, तो उनमें से किसी एक कोडॉन को अगर ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका क्या फंक्शन हो सकता है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे इसके लिए, इट डज नॉट कोज चेंज इन द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस, ये बिल्कुल गलत और रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस में तो उसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि कोडॉन के अंदर चेंज हुआ है, इट मींस मैसेंजर आरएनए के अंदर चेंज होगा। उसकी जो अमाइनो एसिड उसको कोड कर रहा है पर्टिकुलर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस में तो चेंज जरूर आएगा। तो इसमें डज नॉट बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है। उसके बाद इट इज कैरीड आउट टू इम्प्रूव प्रोटीन एक्सप्रेशन इन हेट्रोलोगस होस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट डज नॉट कोज चेंज इन द प्रोटीन सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये करेक्ट है। उसके बाद इट ऑफन हेल्प्स टू फोल्ड प्रोटीन इन हेट्रोलोगस होस्ट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीनोमिक डीएनए ऑफ यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेसी, इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, अभी हम लोग सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। जीनोमिक डीएनए ऑफ यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेसी बेयरिंग गॉल 10 and gall 7 gene in EcoR1, a fragment was digested with Sol first restriction enzyme। ओके, तो इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया गया, फिर आफ्टर एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सडन ब्लोटिंग with probes corresponding to gall 7 and gall 10 open reading frame, the above autoradiograph were obtained with respective probes as indicated। Size of the band are in kilobases। okay, पैनल A EcoR1 fragments, पैनल B क्या है, इसका ऑटोरेडियोग्राम है। तो इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैप्स बेस्ट एक्सप्लेन द अबव रिजल्ट, तो इसमें से कौन सा मैप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाली प्रोब गर्ल 10 के लिए है और ये गर्ल 7 के लिए है, और अगर यहाँ पे बेंड आ रहे हैं, इसके बेंड के बेस पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट इसका मैप बनेगा। तो गर्ल 7 के लिए 2 फ्रेगमेंट्स जनरेट हो रहे हैं और गोल 10 के लिए 1 फ्रेगमेंट। 2 फ्रेगमेंट्स मीन्स इसमें कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे अगर लीनियर डीएनए है और वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है तो 2 फ्रेगमेंट्स अराइज हो जाएंगे, और गर्ल 10 में कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से वो पूरा का पूरा फ्रेगमेंट वहाँ पे जनरेट हो गया है। तो इस तरह का मैप कहाँ पे बन रहा है, गर्ल 10 में कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं दिख रही है, लेकिन गोल 7 में 1 रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। उसके बाद गोल 10 में भी रेस्ट्रिक्शन साइट आएगी और 7 में भी, तो ये नहीं हो सकता, सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, लेकिन इसमें 2 रेस्ट्रिक्शन साइट आ गई, अगर 2 आती तो यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट्स जनरेट होने चाहिए थे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और इन तो दोनों में ही कोई रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट नहीं है, तो अपना अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको इसकी लेंथ को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल उसको एक बार पेशेंस रख के थोड़ा सा रीड करके देखो, क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है NADH, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज FADH2, और उसके बाद जो उसमें ट्रांसफर होता है वो किसमें होता है, कोएंजाइम कोएंजाइम इसके पास जाएगा, फिर उसके बाद साइटोक्रोम C के पास जाएगा, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, देन उसके बाद जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ, और फिर जाएगा वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के पास। ओके, और फिर वहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और प्रोटॉन्स आयन रिलीज हो जाएंगे। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज सेकंड जो कॉम्प्लेक्स होता है वो प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करता, बाकी सारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज पहले से देखते हैं, NADH, फिर यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और फिर ये वाला आ गया। तो ये इस तरह से नहीं होगा। ओके, पहले ये आना चाहिए था, उसके बाद साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज आता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है कोएंजाइम हाइड्रो ये साइटोक्रोम C रिडक्टेज NADH तो सबसे पहले आता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, करेक्ट है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स सेकंड है, उससे कहाँ पे जाएंगे, कोएंजाइम QH2 साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर C की। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को लास्ट में दे दिया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इज जनरली एसोसिएटेड विद द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये तो कितनी बार हमने इसके लिए तो पूरा वीडियो डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलीयूबिक्विटिनाइजेशन अगर किसी प्रोटीन पे हो रहा है तो इट मीन्स उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन करवाना है। अगर कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है तो उस पर पॉलीयूबिक्विटिनेटेड टैग लगा दिया जाता है ताकि उसको क्या करवा दिया जाए, सेल के उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर साइटोसोल में उसका डिग्रेडेशन करवा दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इन SDS पेज बीटा मर्केप्टो इथेनॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर। तो बीटा मर्केप्टो इथेनॉल क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। ओके, तो इसके बेस पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके, मेंटेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर सकता बिल्कुल, बिकॉज उसमें अगर कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो डिसरप्ट हो जाएंगे बीटा मर्केप्टो इथेनॉल से, तो उसकी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाएगी, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। प्रिवेंटिंग प्रोटीन एग्रीगेशन, प्रोटीन का एग्रीगेशन भी नहीं होगा क्योंकि वो अगर उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है तो प्रोटीन का एग्रीगेशन तो होगा ही नहीं। ओके, सब्सिक्वेंट विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बैंड, इसका कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, GPCR स्टैंड फॉर, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए रखा मैंने ताकि आपको रिसेप्टर से रिलेटेड भी थोड़ा माइंड में क्लिक हो जाए कि रिसेप्टर्स कौन कौन से प्रेजेंट थे। तो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसकी क्या स्पेसिफिसिटी थी, कौन कौन सी GTPase प्रोटीन प्रेजेंट थी, इसमें अल्फा बीटा गामा यूनिट किस तरह से अटैच थी मेम्ब्रेन के साथ में, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये कितने टाइम ये स्पेन कर रहा था, और उसके बाद इसकी सिग्नलिंग में सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से थे और कौन कौन सी सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर रहे थे, ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। उसके अलावा भी RTK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस होते हैं और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। इसके अलावा भी काफी सारे पैच क्लैम्प WNT वाले पाथवे, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ओके, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, protein separated in SDS polyacrylamide gel cannot be visualized by staining with। तो ऐसी कौन सी प्रोटीन सेपरेटेड इन SDS polyacrylamide gel cannot be visualized by staining। तो इसमें स्टेन्स देखने हमें कॉमेजी ब्रिलियंट ब्लू, सिल्वर और सिप्रो रूबी, ये तीनों ही स्पेसिफिक होते हैं प्रोटीन को स्टैंड करने के लिए। लेकिन इथीडियम ब्रोमाइड के लिए तो हम लोग देखते हैं ये DNA के लिए और RNA के दोनों को ही स्टैंड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो जाएगा, इसमें नोट पूछा है, नोट भी विजुअलाइज्ड बाय स्टैनिंग विथ, तो इथीडियम ब्रोमाइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इंटरकैलेटिंग एजेंट है जो DNA के अंदर इंटरकैलेट होता है। ओके, नेक्स्ट है,
a graphical plot of the binding of oxygen to myoglobin showing the relationship between the partial pressure of oxygen and the fraction of myoglobin molecules oxygenated can be best described as। तो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन क्या है, सिंगल सब यूनिट प्रोटीन है। और हमने टू टाइप के एंजाइम्स पढ़े हैं। अगर आपने एंजाइम वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें, अभी उसकी स्पीड इंक्रीज करके थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही, इतना ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। ओके, तो एंजाइम से रिलेटेड डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मायोग्लोबिन क्या है, एक सिंगल सब यूनिट प्रोटीन है, और सिंगल सब यूनिट प्रोटीन को हम और क्या बोल सकते थे, माइकेलिस मेंटेन एंजाइम्स। ओके, तो माइकेलिस मेंटेन एंजाइम्स का जो ग्राफ आता था वो किस तरह का आता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आता था। ओके, अगर यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता तो हीमोग्लोबिन क्या है, मल्टी सब यूनिटेड प्रोटीन है, एलोस्टेरिक एंजाइम है। और एलोस्टेरिक एंजाइम का जो ग्राफ आता है वो किस तरह का आता है, सिग्मोइड आता है। तो इसमें लीनियर तो आने के चांसेस है ही नहीं, दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, सिंगल सब यूनिटेड प्रोटीन मायोग्लोबिन के लिए, और मल्टी सब यूनिट प्रोटीन जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स है उसके लिए आता है सिग्मोइड कर्व। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है the electron transport complex that does not pump proton to the intermembrane space। तो अभी मैंने जैसे डिस्कस किया था कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो प्रोटॉन को पंप नहीं करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, FADH2 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, वो क्या करता है, कोई प्रोटॉन का पंप नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट 4 प्रोटॉन को पंप करेगा, सेकंड बिल्कुल नहीं करता, थर्ड करेगा 4 प्रोटॉन को, और फोर्थ वाला करता है ओनली 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है। ओके, तो ये सारी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है all of the following statements are true about rho family of small GTPase except। तो rho family जो small GTPase प्रोटीन के बारे में भी मैंने कितनी बार बता चुका है, रो, रेक, रेन, रेब, ये सारी क्या है, GTPase प्रोटीन है, और इनका अलग अलग फंक्शन होता है। लाइक इसमें देखें रो का क्या फंक्शन होता है, ये साइटोस्केलेटन के अंदर यूज आती है। ओके, तो ये अगर ऑफ स्टेज में है, अगर यहाँ पे कोई भी लिगेंड आके बाइंड नहीं हुआ है, तब ये क्या रहेगी, या तो ऑफ स्टेट में है तो GDP स्टेट में बाइंड रहेगी, और एक्टिवेटेड होते ही ये GTP फॉर्म में आ जाती है। तो दे कैन बाइंड आइदर GTP और GDP, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दे कैन फॉस्फोराइलेट द टारगेट प्रोटीन। तो फॉस्फोराइलेशन का काम तो काइनेज एंजाइम करते हैं, इसमें ये वाली GTPase प्रोटीन कोई भी फॉस्फोराइलेशन का वर्क नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद दे हैव इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी। तो इसके अंदर इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी होती है, इसी की वजह से ये GTP और GDP में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, लाइक हमने देखा था GEF ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर और GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, इस तरह से 2 फैक्टर्स देखे थे, वो GTPase एक्टिविटी के पार्ट है। ओके, दे कैन बाइंड टू डिफरेंट इफेक्टर प्रोटीन एंड रेगुलेट देयर एक्टिविटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो रो, रैक और CDC45 ये तीनों ही क्या है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। रेब का कहाँ पे वर्क होता है, जब वेसिकल का फ्यूजन होता है तब रेब वर्क करती है, रेब GTPase प्रोटीन। और रैन का वर्क कहाँ पे होता है, जब न्यूक्लियस के अंदर कोई प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे वर्क करती है स्मॉल GTPase प्रोटीन, जिसको बोलते हैं रैन। ओके, और रेस भी होती है। रेस कहाँ पे वर्क करती है, जहाँ पे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर RTK वाली सिग्नलिंग जब चलती है तो वहां पे आती है रेस प्रोटीन। ओके, सेल की ग्रोथ को और डेवलपमेंट, डिवाइड सेल की डिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं वो होती हैं रेस प्रोटीन। तो इन सारी स्मॉल GTPase प्रोटीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा है। नेक्स्ट है the incorrect statement regarding N-linked glycosylation is। तो N-linked glycosylation के बारे में भी हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि N-linked glycosylation कहाँ पे होता है, कब कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन के ऊपर अटैच करवा दिए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और O-linked glycosylation होता है गोल्जी एपरेटस के अंदर। तो N-linked glycosylation कहाँ पे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। द पैटर्न ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन डिफर्स सिग्निफिकेंटली अमंग स्पीशीज। तो अलग अलग स्पीशीज के अंदर उसकी जो मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, वो अलग अलग अमाउंट, अलग अलग नंबर में हो सकते हैं। ओके, कहीं पे 14 शुगर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। और उसके बाद इट इज इनिबिटेड बाय ट्यूनिकामाइसिन। तो ट्यूनिकामाइसिन से इसका क्या होता है, इनिबिशन होता है। ओके, उसके बाद है इट इज लिंक्ड टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन रेजिड्यू। लाइसिन रेजिड्यू यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो कहाँ पे होगा, एस्पार्जिन के ऊपर, और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है, सेरिन और थ्रियोनिन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा इसमें,
इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल वुड रेडियोएक्टिव deoxy triphosphate be maximally incorporated into the genomic DNA। ओके, तो डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा? तो हम H3 जो ट्रीटियम थाइमिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है उसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे दिखाई देगा हमारे को? जहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। तो डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ पे होगा? एस फेज में। ओके, रेप्लिकेशन एस फेज में चलता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, the three molecules involved in antigen presentation to CD8 T cells are। तो CD8 T cell means यहाँ पे कौन सी सेल की बात हो रही है? साइटोटॉक्सिक टी सेल की बात हो रही है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर हमें पता है लाइसोसोम का कोई वर्क नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों तो बिल्कुल रॉन्ग हो गए। MSC सेकंड का भी कोई वर्क नहीं होता है, वहां पे वर्क करता है MSC फर्स्ट, और उसके बाद उसका जो MSC फर्स्ट का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 या बीटा 2 इस तरह से, और अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2 इस तरह से किस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। और टेप वहाँ पे प्रेजेंट था, हमने देखा था टेप के बारे में भी काफी सारे बिल्कुल स्ट्रक्चर में डायग्रामेटिक मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको अच्छे से माइंड में क्लिक हो गया होगा कि टेप जो होता है ट्रांसपोर्टर फॉर प्रोटीन पेप्टाइड प्रोसेसिंग। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड फॉर पेप्टाइड पैथोजन प्रोसेसिंग, इस तरह का कुछ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है जहां से वो पेप्टाइड एंटर होगा और फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, Which one of the following does not participate in the formation of antigen antibody complexes? तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऐसे बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कौन कौन से ऐसे इंटरेक्शंस प्रेजेंट नहीं होंगे एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में? तो अगर यहाँ पे हम लोग लिगेंड अगर किसी रिसेप्टर से बाइंड होता है, या फिर हार्मोन किसी एंजाइम से बाइंड होता है, तो सॉरी सबस्ट्रेट किसी एंजाइम से बाइंड होता है, तो इन सब के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं, थोड़े वीक इंटरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की बिल्कुल बात नहीं होगी। तो नॉट पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी ये सारे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इम्यून रेस्पॉन्स टू एंटीजेनिक पेप्टाइड्स फ्रॉम माइक्रोब्स कैरिड थ्रू ब्लड इज इनिशिएटेड इन। तो इसके लिए कहाँ पे इनिशिएट होता है इम्यून रेस्पॉन्स? ये होता है स्प्लीन के अंदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर कोई माइक्रोब जा रहा है तो हमें पता है स्प्लीन के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड की, क्योंकि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है स्प्लीन को। ओके, देन नेक्स्ट है, बैक्टीरिया ग्रोइंग विद इन मैक्रोफेजेस आर किल्ड बाय। तो जो मैक्रोफेजेस के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो उसको किस तरह से किलिंग होती है? इसके लिए भी हमने देखा था कि इसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फिर कुछ रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज फॉर्म होके वहां पे क्या होता है, बैक्टीरिया की इंटरनल किलिंग की जाती है मैक्रोफेजेस के अंदर। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो बाहर से अगर कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, तो फिर उसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल और साइटोकाइन टॉक्सिक टी सेल तो वायरल इन्फेक्टेड सेल के लिए होता है। ओके, और साइटोकाइन रिलीज फ्रॉम टी हेल्पर सेल। साइटोकाइंस क्या करते हैं? अनदर सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, सिग्नलिंग का काम करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट किलिंग नहीं कर सकते किसी भी पैथोजन की। ओके, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और नाइट्रोजन स्पीशीज से क्या किया जाएगा, इसकी किलिंग की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, during the generation of an extraction potential, the influx of sodium ions in a neuron is into a neuron is। तो सोडियम आयन का जब इन्फ्लक्स होता है न्यूरॉन के अंदर, तो हमने देखा था कि सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और एक होते हैं लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। ओके, तो वो क्या होते हैं? गेटेड चैनल होते हैं, वहाँ चैनल प्रोटीन होती है, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं होती। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन जहाँ पे आ रही है वो ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे। एक कैरियर मीडिएटेड नहीं होगा, एक कैरियर मीडिएटेड, ए और सी तो इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद नॉट ए कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर बिकॉज सोडियम आयंस पोजेज ए नेट चार्ज ऑन इट।
ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से नेट चार्ज की वजह से वहां पे कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ऐसा तो कोई रीजन नहीं हो सकता। उसके बाद नॉट ए कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बिकॉज एंट्री ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन विद इन सच शॉर्ट टाइम कैन नॉट बी एम्पिरिकल एक्सप्लेन। तो ये बिल्कुल करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देने का मेन मोटिव क्या है, आपको सोडियम जो भी जितने चैनल्स हैं, पंप्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कि चैनल क्या होते हैं, पंप्स क्या होते हैं, कौन कौन से, उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे। ओके, एबीसी ट्रांसपोर्टर, पी टाइप के पंप, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में एक बार आप ऐसे थोरोली इसको देख लेना। ओके, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है, in the Sanger sequencing, it was observed that peak corresponding to cytosine were missing in a GC rich DNA sequence। तो सेंगर सीक्वेंसिंग के अंदर यहाँ पे कुछ साइटोसिन की जो पीक है वो क्या होगी, मिसिंग हो गई। वोट कुड बी ए पॉसिबल रीजन, तो इसका क्या रीजन हो सकता है अगर साइटोसिन की पीक नहीं दिखाई दे रही है तो इसमें क्या होगा, फ्लूरोसेंट लेबलिंग वाज डन एट रूम टेम्परेचर, ऐसा तो कोई रीजन नहीं हो सकता। उसके बाद प्राइमर एंड टेम्पलेट पीएच आर आइदर न्यूट्रल और बेसिक, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद सीक्वेंसिंग रिएक्शन वर एक्सपोज टू लाइट, हीट और एसिडिक कंडीशन, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट इसका रीजन हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि इनकी वजह से उसका डिनेचुरेशन हो गया होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सैंपल्स वर एनालाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन, अगर इमीडिएटली उसका एनालाइज किया जा रहा तो ऑब्वियसली वहां पे पीक दिखाई देनी चाहिए थी। ओके, सो नेक्स्ट है, the noble metallic nanomaterial shows an absorbance in the visible region, the property is known as, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाइपरथर्मिया टनलिंग इफेक्ट, इस टाइप की यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट है, the surface properties of the nanomaterial can be monitored using, तो किस नैनो मटेरियल को किस तरह से, नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टी को कौन सी टेक्निक से देखा जा सकता है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से उसको देखा जा सकता है। ओके, तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ये एएफएम क्या होता है, कॉन्फोकल फ्लुओरेसेंस माइक्रोस्कोप, और ये सारे जो माइक्रोस्कोप है इनके बारे में आप एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट है, टी-डीएनए ट्रांसफर इन एग्रोबैक्टीरियम अकर्स थ्रू, तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर मैंने पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसमें से 3 to 4 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्रोबैक्टीरियम से आपके मैच होने वाले हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर यही क्वेश्चन एक छूट गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम में जो डीएनए का जो ट्रांसफर, टी डीएनए जो होता है, टीआई प्लाज्मिड, उसको अगर ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे कौन सा सिक्रेटरी सिस्टम वर्क करता है, टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम वर्क करता है। ओके, जब कॉन्जुगेशन पिलाई फॉर्म होगी और वहां पे जो वीर वाली प्रोटीन वर्क करती है, ओके, तो वहां पे टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेट्स ऑफ जीन्स रिलेटेड बाय डुप्लीकेशन विद इन ए जीनोम आर नोन एज, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने कितने सारे देखे थे। तो विद इन ए जीनोम अगर हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरालॉग्स, अगर और सेम स्पीशीज के अंदर हुआ है विद इन ए जीनोम तो इसको बोलेंगे पैरालॉग्स। ओके, ये सारे पैरालॉग्स और ऑर्थोलॉग्स ये किसके टाइप है, होमोलॉग्स के टाइप हैं, जिनके एंसेस्टर्स सेम थे, लेकिन ड्यूरिंग इवोल्यूशन इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए, या तो स्पेशिएशन की वजह से या फिर उसमें कुछ म्यूटेशन की वजह से। अगर म्यूटेशन की वजह से कुछ चेंज आते हैं तो उसको बोला जाता है पैरालॉग्स, और अगर स्पेशिएशन स्पीशीज में कुछ चेंज आ गए तो उसको बोला जाएगा ऑर्थोलॉग्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, silk fibroin, a prominent protein in the silk fiber, is made up of one of the following secondary structure element, तो सिल्क फाइब्रोइन बनी होती है बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट से बनी होती है सिल्क फाइब्रोइन। 3-10 हेलिक्स और पाई हेलिक्स बहुत ज्यादा रेयरली होते हैं, प्रोटीन के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे। ओके, कोइल स्ट्रक्चर भी ये कोलेजन फाइबर के अंदर या किसी और के अंदर प्रेजेंट रहती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा शीट हमारा एंटी पैरेलल बीटा शीट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, the value of dihedral angle phi in a peptide is based on the rotation around, तो phi की वैल्यू हमें पता है, ये जब मैं अमाइनो एसिड्स पढ़ा रही थी उस टाइम रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर अच्छे से क्लियर किया था
कि कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के अंदर। अगर वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के अगर वो किसी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू किसी अनदर अमाइनो एसिड से अटैच हो रहा है तो उस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, और उसका जो अल्फा कार्बन है और उसका अमाइनो नाइट्रोजन है उसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें फाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एन और सी अल्फा के बीच में। अगर यहाँ पे सी अल्फा और सी के बीच में अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है, साई। ओके, मैंने ऐसे भी बोला था कि सी से आप लर्न कर सकते हो साई। और ये क्या है, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड का पार्ट है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड में कौन सा जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, ओमेगा। ओके, और अगर साइड चेन के अंदर भी कोई बॉन्ड पूछ लिया जाए तो उसमें कौन सा होता है, काई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये सारे बॉन्ड्स आपको पता होना चाहिए कि एक पॉलीपेप्टाइड की जो उसकी स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, उसमें कौन से रहेंगे, साई, फाई एंड ओमेगा, और उसकी साइड चेन में कौन से रहेंगे, सिर्फ काई बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। Next question is, the enzyme lysozyme containing 4 disulfide bonds is reduced to open up the structure after breaking the disulfide bonds. Okay, this structure could be folded back effectively to the native functional state by using. अगर किसी कोई lysozyme enzyme है और उसके क्या हुए disulfide बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और वापस से उसकी नेटिव फोल्डिंग फंक्शनल स्टेट में फोल्डिंग हो चुकी है, तो इसके लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हमें पता है ऑक्सीडाइज्ड जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे क्या हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और मेनली जो ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। बाकी सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वहां पे भी फोल्डिंग हो सकती है क्योंकि वहां पे भी ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट प्रेजेंट रहता है। तो ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइथायोथ्रिएटोल नहीं होगा, बेटा मर्केप्टोइथेनॉल तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ए मिक्सचर ऑफ डाइ ये भी नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, water has a high dielectric constant of 80 in comparison with many non-polar solvent having a very low dielectric constant. Due to this property, the electrostatic interactions between various charged side chain of amino acid in the protein after their transfer from a non-polar solvent to water good। तो अगर यहाँ पे क्या पूछा है, द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस चार्ज साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन आफ्टर देयर ट्रांसफर फ्रॉम ए नॉन पोलर सॉल्वेंट टू वाटर गुड। तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। इसी वजह से जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा वो कौन करता है, वाटर वर्क करता है सॉल्वेंट की तरह, क्योंकि जो अनदर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा लो होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में क्या हो जाएगा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो इंटरेक्शन में क्या हो जाते हैं, इंटरेक्शन थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following peptide bond will exhibit both cis and trans conformation। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कितनी ही बार पूछ लिया गया है। सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन किसके अंदर होते हैं, प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन के अंदर साइक्लिक साइड चेन प्रेजेंट रहती है जिसको इम्यूनो एसिड भी बोला जाता है, और वो पार्टिसिपेट करता है सिस और ट्रांस दोनों टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो सिस जो प्रोलीन होता है उसका जो एन वाला पार्ट होता है, सी अल्फा और अमाइनो ग्रुप जो प्रेजेंट रहता है उसके बीच में, उसके इधर की साइड में, क्योंकि अमाइनो ग्रुप से ही कोई अनदर अमाइनो एसिड आके जुड़ेगा। ओके, तो उसके इस तरह से लाइक यहाँ पे प्रोलीन है और इधर कोई अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो ही वो क्या करेगा, सिस बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे तो क्या होगा, इसके साथ ट्रांस बॉन्ड ही फॉर्म होगा, लेकिन इसके प्रोलीन के इधर की साइड अमाइनो टर्मिनस पे अगर कोई अनदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, सिस बॉन्ड फॉर्म कर सकेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, amyloid fibrils observed in several diseases are rich in। तो amyloid fibrils जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बीटा शीटेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है। एप्लीकेशन ऑफ ब्लास्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें है स्टेब्लिशिंग फाइलोजेनी, ये बिल्कुल करेक्ट है।
लोकेटिंग डोमेन्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डीएनए मैपिंग एंड कंपैरिजन, तो ब्लास्ट के लिए हमने देखा था ब्लास्ट क्या करता है, ब्लास्ट और पेम दोनों के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस किया था। सिमिलरिटी को दिखाता है ब्लास्ट, और जो डिफ्रेंशिएशन जो भी आता है उसको दिखाता है पेम। ओके, तो रेट ऑफ स्पेशिएशन को कौन दिखाएगा, यहाँ पे पेम दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेप्ट पूछा है। ओके, तो ब्लास्ट का ये रेट ऑफ स्पेशिएशन को ब्लास्ट से नहीं देख सकते। ओके, देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बीटा बैरल फाउंड इन प्रोटीन्स। तो बीटा बैरल प्रोटीन का नाम आते ही हमें याद आ जाना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन्स है जो एक्सेप्शनली बीटा बैरल फॉर्म में प्रेजेंट थी, क्योंकि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो मेनली किस में प्रेजेंट रहती है, अल्फा हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोटीन, कुछ एक्सेप्शंस थे जिसके अंदर आता है पोरिन प्रोटीन, जो क्या होती है, बीटा बैरल फॉर्म में होती है। ओके, तो यहाँ पे इट इज ए टाइप ऑफ बीटा शीट विच ट्विस्ट एंड कॉल टू फॉर्म ए क्लोज स्ट्रक्चर इन विच द फर्स्ट स्ट्रैंड इट बॉन्डेड टू लास्ट स्ट्रैंड। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, क्योंकि उसमें काफी सारी बीटा शीट्स आती हैं और उसके अंदर टर्न्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके सॉरी, इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। और इसमें क्या बोला हुआ है, इट इज ए टाइप ऑफ बीटा शीट्स विच ट्विस्ट, काफी सारी बीटा शीट्स प्रेजेंट रहती है और उसके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, टर्न्स प्रेजेंट रहते हैं। कोइल टू फॉर्म ए क्लोज स्ट्रक्चर, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इस तरह से क्लोज स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। द स्ट्रैंड कंटेन अल्टरनेटिंग पोलर एंड नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद पोरिन्स, प्री-प्रोटीन्स, ट्रांसलोकेजेस, लिपोकेलिन्स आर टाइप्स ऑफ बीटा बैरल प्रोटीन। तो अब तक हम लोगों ने पोरिन्स पढ़ा था, अब इसके बाद प्री प्रोटीन, ट्रांसलोकेजेस, लिपोकेलिन, ये सारे भी किसके एग्जांपल हैं, बीटा बैरल प्रोटीन के। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दे आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट सेल, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट, बीटा बैरल प्रोटीन प्रेजेंट रह सकती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, the elongation stage of translation after the arrival of each new transfer RNA involved। तो elongation में क्या होता है, passing of the amino acid from the transfer RNA in the A site to the transfer RNA in the P site। तो यहाँ पे क्या होगा, amino acid from tRNA in the A site to the T site, ऐसा नहीं होता है, P वहां पे क्या होता है, ए साइड से पी साइड पे ट्रांसफर होगा, पी साइड से ए पे नहीं हो रहा है। ओके, बाइंडिंग ऑफ न्यूली अराइविंग ट्रांसफर आरएनए टू द ई साइड पे नहीं होता, वो न्यूली अराइविंग ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे बाइंड होता है, ए साइड पे बाइंड होता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पासिंग ऑफ द पेप्टाइड फ्रॉम द ट्रांसफर आरएनए इन द पी साइड पे जो पास हो रहे हैं वो टू द ट्रांसफर आरएनए इन द ए साइड। तो कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ए साइड में से ट्रांसफर हो रहा है। तो इसकी लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना। पासिंग ऑफ द पेप्टाइड, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या पास हो रहा है, पेप्टाइड। ओके, पेप्टाइड फ्रॉम द ट्रांसफर आरएनए इन द पी साइड टू द ट्रांसफर आरएनए इन द ए साइड, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, बाइंडिंग ऑफ न्यू ट्रांसफर आरएनए टू द पी साइड ऑफ द राइबोसोम, ये इस टाइप का कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। Okay, then next है, which of the following will most likely occur in bacterial cell in the if the glucose level fall down। तो लैक्टोपेरोन के अंदर हम लोग देखते हैं अगर ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है तो क्या होता है, लैक्टोज के प्रेजेंस में कुछ ऐसी एनहांसर प्रोटीन्स एक्टिवेट होने लग जाती है, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, एडिनाइलेट साइक्लेज वहां पे वर्क करने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अकर इन, तो इसमें क्या होगा, लोअरिंग ऑफ सीएमपी का लेवल लो नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई होने लग जाएगा। उसके बाद सीएपी साइक्लिक एएमपी एक्टिवेटिंग प्रोटीन विल असिस्ट इन अप रेगुलेटिंग द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम लैक ऑपेरॉन इफ लैक्टोज इज एडेड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनिबिशन ऑफ सीआरपी का लेवल इनिबिट नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, while a student was performing gel filtration chromatography to purify an approximately 37 kilodalton protein using S100 despite repeating efforts, she and he was unable to remove the protein of higher molecular weight as shown in the following figure of the SDS based gel।
तो उसमें क्या किया इन्होंने, कुछ जेल फिल्ट्रेशन परफॉर्म किया, तो इस टाइप का जो ये बेंड आ रहा था, इसको काफी सारे इन्होंने एफर्ट्स लगाए, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा था, यहाँ पे रिमूव नहीं हो पा रहा था। ये 37 किलो डाल्टन का ही हायर बेंड यहाँ पे आ रहा था। तो ये किस वजह से आ रहा था, उसके लिए ये मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस कुड बी, तो किस वजह से आएगा, द कॉलम वाज नॉट पैक्ड प्रॉपर्ली, ऐसा कुछ नहीं होता है। द हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन आर पॉसिबली इंटरेक्टिंग विद द 37 किलो डाल्टन प्रोटीन एंड देयरफॉर कुड नॉट बी सेपरेटेड बट रिजॉल्व्ड ऑन डीनेचुरेशन एसडीएस फेज। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, क्योंकि हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन वहां पे इंटरेक्ट कर रही हो। ओके, the resin used is not able to give good resolution, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, not enough information। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस टाइप के टेक्निक से रिलेटेड काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, A form of DNA is one of the three major structural conformation that DNA can adopt generally under। तो A form of DNA कब कन्वर्ट होता है, जब B form of DNA को अगर लोअर pH के अंदर डिहाइड्रेटिक कंडीशन में रखा जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ए फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग कंडीशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड टाइप्स आर नॉट फाउंड इन वायरसेस। वायरस के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड टाइप प्रेजेंट नहीं रहता है, तो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिल्कुल प्रेजेंट हो सकता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये भी प्रेजेंट हो सकता है, लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं, कोरोना वायरस के अंदर भी लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सार्स मार्स ये सारे किसके एग्जांपल हैं, लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के। इसके अलावा सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इस टाइप का जेनेटिक मटेरियल अब तक हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कहीं पे प्रेजेंट हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, What is the striking features of transducing retrovirus? Retrovirus का striking features कौन सा है, तो insertional activation of proto-oncogenes by provirus, ऐसा नहीं होता है। Viral genome carries cell derived oncogenes, ये बिल्कुल इसका appropriate answer है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ यू मेजर द एबिलिटी ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स फ्रॉम एन HLA-B27% to kill virus X infected target cell। Okay, if you measure the ability of cytotoxic T cell की कोई एबिलिटी को मेजर कर रहे हैं फ्रॉम एन HLA-B27% है टू किल वायरस X infected targeted cell, which one of the following statement is correct। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जिस वायरस से इन्फेक्टेड सेल है उसी को क्या करेंगे, वो HLA-27 टाइप का जो सेल्स है वो क्या करेंगे, उसको किल कर सकते हैं। तो इसमें एनी वायरस एक्स इन्फेक्टेड टारगेट सेल विल बी किल्ड, ऐसा नहीं होगा, ओनली वायरस एक्स इन्फेक्टेड सेल ऑफ HLA-B27 टाइप विल बी किल्ड, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एनी HLA-B27 सेल्स विल बी किल्ड, ऐसा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्सेप्टिनिज। तो हर्सेप्टिन के बारे में हमने कितनी ही बार देखा हुआ है। हर्सेप्टिन क्या है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है इसका। ओके, तो इसको इसका कुछ ट्राइजुमेब, ट्रांसजुमेब इस तरह से भी नाम बोला जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो ट्रांसजुमेब भी बोला जा सकता है इसको। और हर्सेप्टिन इसका नाम क्यों दिया गया है, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 इसका पूरा नाम है। ओके, और ये क्या है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ ए मेल हीमोफिलिक XHY is crossed with a female carrier of both color blindness and hemophilia। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के लिए ये फीमेल क्या है, कैरियर है। What is the probability that a female child will be phenotypically normal? तो इसकी जो फीमेल चाइल्ड होगी उसकी फिनोटाइपिकली नॉर्मल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको क्रॉस करवाएंगे मेल को फीमेल के साथ में, तो जो फीमेल चाइल्ड होगा उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, XH XC और XH। ओके, तो यहाँ पे 50% तो अफेक्टेड होंगे और 50% क्या होगी, फिनोटाइपिकली इसमें नॉर्मल होगी, तो 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर क्रॉस लिंकिंग ऑफ सिस्टीन रेजिड्यूज इन पॉलीपेप्टाइड मेनली अकर्स।
तो सिस्टीन रेजिड्यू के अंदर जो क्रॉस लिंकिंग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इनसाइड द सेल ड्यू टू रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर तो होगा ही नहीं। आउटसाइड ऑफ द सेल ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, ये बिल्कुल करेक्ट है। इनसाइड द सेल ड्यू टू पोलर एनवायरनमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी नहीं होगा। आउटसाइड ऑफ द सेल ड्यू टू रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट के अंदर ही डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मेनली ईआर के अंदर हो सकता है या फिर सेल के आउटर साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन इज द पॉइंट इन डेवलपमेंट वेन। तो मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, सबको पता है, सबके माइंड में क्लिक हो गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड तो काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा, जब जाइगोटिक जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। क्योंकि ड्रोसोफिला के अंदर हम लोग देखते हैं जो अर्ली डेवलपमेंट होता है उसमें मेटरनल जीन एक्सप्रेस करते रहते हैं, और जैसे ही उसमें ब्लास्टुलर स्टेज आती है, मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन के बाद में क्या होता है, जाइगोटिक जीन्स खुद ही एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। ओके, तो ये काफी सारी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू वल्वल डेवलपमेंट इन सेनोरोडेप्सिस सी एलिगेंस इज ट्रू। तो सी एलिगेंस के अंदर वल्वल डेवलपमेंट में क्या होता है, वहाँ पे कोई एंकर सेल प्रेजेंट रहेगी, वो कुछ सिग्नलिंग देगी, और वहाँ पे और भी कुछ काफी सारे सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, वल्वल प्रिकर्सर सेल्स। ओके, तो इनके बारे में देखते हैं। द 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एंकर सेल टू फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। नॉट इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इन्फ्लुएंस होती है वल्वल प्रिकर्सर सेल्स, एंकर सेल के सिग्नलिंग से इन्फ्लुएंस होके ही वो क्या करती हैं, वल्वा का डेवलपमेंट करती हैं। ओके, तो इन लॉस ऑफ फंक्शन लिंक 12 म्यूटेंट बोथ एडजेसेंट सेल G1 Z1PPP और Z4AA बिकम एंकर सेल। नेक्स्ट है, इन गेन ऑफ फंक्शन लिंक 12 म्यूटेंट बोथ एडजेसेंट सेल बिकम एंकर सेल और लिंक 3 प्रोटीन इज सिक्रेटेड बाय द यूटेराइन सेल। लिंक 3 तो कहाँ से सिक्रेट होता है, एंकर सेल से सिक्रेट होता है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद गेन ऑफ फंक्शन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इन लॉस ऑफ फंक्शन, अगर लिंक 12 म्यूटेंट हो गया, लिंक 12 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, तो फिर क्या होगा, वहां पे जो भी एडजेसेंट सेल थी, जिनको एक को वल्वल प्रिकर्सर सेल, एक को तो उसमें एंकर सेल में कन्वर्ट होना था और एक को किस में कन्वर्ट होना था, वल्वल प्रिकर्सर सेल में, तो दोनों ही क्या हो जाएगी, एंकर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो, बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, differentiation of cells during embryogenesis involve processes like specification and determination। तो specification और determination से CSI और नेट के अंदर और हर एक लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट विच आर ट्रू। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन लीड्स टू मोजेक डेवलपमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन लीड्स टू रेगुलेटिव डेवलपमेंट, ये नहीं होगा। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन लीड्स टू रेगुलेटिव डेवलपमेंट। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ऐसी सेल जिसके अंदर खुद सेल्फ ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वो खुद वहां पे कहीं पे भी जाए, उसको अगर वहां से कट करके एम्ब्रियो से और किसी अनदर प्लेस पे उसको ट्रांसफर किया जाए, तो वो सेल्फ अगर उसी फॉर्म में अगर वो डिवाइड हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमसली डिवाइडेशन, ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड सेल है। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन मीन्स उसको जो एनवायरमेंट है वहाँ का पर्टिकुलर सेल के चारों तरफ जो एनवायरमेंट है वो डिसाइड करता है कि सेल की फेट क्या होनी है, तो उसको क्या बोला जाता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ओके, तो वो क्या होगा, एक रेगुलेटिव टाइप का डेवलपमेंट होगा। वहां पे अगर कुछ सेल वहां से रिमूव भी हो गई, तो वहां पे क्या होगा, वापस से वो वही सेल जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिलीशन ऑफ अल्ट्राबाइथोरेक्स जीन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला रिजल्ट इन ए फ्लाईविल। तो अल्ट्राबाइथोरेक्स के अंदर डिलीशन या फिर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, इस तरह से कितने ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीना और लेग का तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है। एंटीना और लेग का रिलेशन किससे होता है, एंटीना पीडिया जीन से। ओके, तो एंटीना पीडिया जीन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो
डिलीशन अगर हो गया अल्ट्राबाइथोरेक्स का, तो वहाँ पे क्या होगा, होल्डर्स का फॉर्मेशन होगा ही। जहाँ पे होल्डर्स फॉर्म हो रहे थे वहाँ पे भी क्या फॉर्म हो जाएंगे, विंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 विंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो 2 विंग्स बनने थे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 विंग्स फॉर्म हो जाएंगे, 2 पेयर्स विंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, 2 पेयर ऑफ होल्डर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्लासिकल इंसुलिन रिसेप्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो इंसुलिन रिसेप्टर किससे बिलोंग करता है, ये सबको पता है, आरटी के रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ माइटोसिस शोज ए डीकंडेंस्ड स्टेज ऑफ क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की जो डीकंडेंस्ड स्टेज होती है वो कहाँ पे होती है, इंटरफेज के अंदर। क्योंकि जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है, मेटाफेज की जो प्रोफेज फेज स्टार्ट, माइटोसिस की जो प्रोफेज फेज स्टार्ट होती है उसके अंदर क्या होने लग जाता है, कंडेंसेशन होने लग जाता है। फिर मेटाफेज प्लेट पे वो सारे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो कंडेंसेशन प्रोफेज से स्टार्ट होने लग जाता है, G2 फेज में भी हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इंटरफेज में क्या होगा, यहाँ पे डीकंडेंस फॉर्म में रहेगा क्रोमेटिन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डोमेन इन्वॉल्व इन डीएनए बाइंडिंग। तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, हेलिक्स टर्न हेलिक्स डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का एग्जांपल है, ल्यूसीन जिपर है, जिंक फिंगर है, इन सब के बारे में तो हम लोग देखते हैं, लेकिन सिस्टीन रिच वाला हमने कहीं पे भी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में नहीं पढ़ा है। ओके, तो क्लासिकल डोमेन सिस्टीन रिच वाला नहीं हो सकता। सिस्टीन रिच कहीं किसी एक्टिवेटरी साइट पे प्रेजेंट हो सकते हैं सिस्टीन रेजिड्यू, लेकिन डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन नहीं होंगे। ओके, सो नेक्स्ट है ए प्लांट विद जीनोटाइप ए इस टाइप का जीनोटाइप है, इज क्रॉस्ड विद दिस जीनोटाइप, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेनी विल हैव द जीनोटाइप। तो ये वाली प्रोजेनी अगर लानी है इन दोनों में क्रॉस करवा के तो कितना प्रोपोर्शन उसका आएगा। ओके, तो अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसकी भी एक ट्रिक होती है। ओके, तो अभी हम लोग ट्रिक के बारे में नहीं देखेंगे, ये वाला जो इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, लाइक यहाँ पे होमोजाइगस को इसके साथ हेड्रोजाइगस के साथ क्रॉस करवा रहे हैं और कोई हेड्रोजाइगस मिल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। उसके बाद होमोजाइगस को होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवा रहे हैं और हेड्रोजाइगस मिल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। उसके बाद ये सारे इस तरह से देख सकते हैं, तो 1/2 यहाँ पे हम लोग इन सबको क्रॉस करवा के देखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, फिर है स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। उसके बाद कैपिटल ई स्मॉल ई स्मॉल ई। तो इनका क्रॉस करवाएंगे तो ये सारे हमारे पास आ जाएंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/8। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन कितना हो सकता है 1/8 उसका प्रोपोर्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए फीमेल राइट हैंडेड कोइल्ड स्नेल मेटेड विद ए मेल लेफ्ट हैंडेड कोइल्ड स्नेल। ओके, तो किसी फीमेल के अंदर राइट हैंडेड कोइलिंग है और उसको मेटिंग करवाई जा रही है लेफ्ट हैंडेड मेल के साथ, वेयर एस इज डोमिनेंट ओवर एस। ये कैपिटल एस डोमिनेंट है स्मॉल एस के ऊपर। हाउ मेनी ऑफ द प्रोजेनी वुड हैव राइट हैंडेड कोइल्ड शेल। तो अगर इसको क्रॉस करवा के देखें तो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड के बीच में अगर क्रॉस करवाएंगे तो 1:2:1 का रेशियो आएगा। और फिनोटाइपिकली अगर हम लोग देखेंगे तो 75% क्या हो जाएगा हमारा, उसमें राइट हैंडेड कोइलिंग आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो स्नेल की जो कोइलिंग होती है उसके अंदर उसके लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं, उसको मेटरनल साइड से अफेक्ट करते हैं, मेटरनल इनहेरिटेंस टाइप का होता है इसके अंदर। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे जितने भी 100% प्रोजेनी होगी वो सब क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एस क्या है डोमिनेंट है ओवर एस पे। ओके, और सारी जो इसको जीन प्रोजेनी के अंदर जो डिसाइड करता है उसको कौन डिसाइड करता है, फीमेल की साइड से, मेटरनल इन्फ्लुएंस ट्रेट है ये वाली। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
ओके। और ये सारे क्वेश्चंस इनको एक बार वापस से रिवाइज करें। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एज इट इज़ मैच होने वाले हैं। ओके, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से ध्यान से इसको देखें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।